हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नेम इज़ ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इसका मैं फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट है, वहीं से जो आपका कंसेप्ट है चैप्टर को लेके वहीं से बिल्डअप होगा, तो उस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। हम इस टॉपिक में जो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ है उनके बारे में पढ़ेंगे कि जो पास्ट में जो टर्म्स यूज़ की जाती थी और आज के टाइम पे जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं उनमें क्या डिफरेंस है, क्या उन वर्ड्स की जो मीनिंग है वो कैसे एक दूसरे से अलग है। ठीक है। इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेजेस एंड मीनिंग। अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो विद टाइम उसमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो उनके मीनिंग हो, उनमें भी हमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बात करें, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स वो होते हैं जो पास्ट में लिखे गए रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं। और जैसा कि हम जानते हैं जो 7th सेंचुरी में पेपर का इन्वेंशन हो चुका था, तो इसलिए मिडिवल टाइम में सबसे ज़्यादा रिटन डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो जो लैंग्वेजेस, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि प्राकृत, पर्शियन, संस्कृत, चाइनीज़, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उनमें भी ओवर द ईयर उनमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। मिडिवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। जो मिडिवल पर्शियन है और मॉडर्न पर्शियन है वो दोनों लैंग्वेजेस है तो एक, लेकिन उनके जो मीनिंग्स हैं, जो आज के टाइम पे जो मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज यूज़ की जाती है और जो मिडिवल टाइम पे जो मिडिवल पर्शियन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, इन दोनों में बहुत डिफरेंस आ गया है। ठीक है। और एक चीज़ और, जो मिडिवल टाइम पीरियड में जो पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी उसको मिडिवल पर्शियन बोलते थे, और आज के टाइम पे जो पर्शियन लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसको मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। अगर हम जैसे हम बात करें कि मिडिवल और पर्शियन मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज में जो डिफरेंस है वो सिर्फ लैंग्वेज को लेके ही डिफरेंस नहीं है, उसमें जो ग्रामर और वोकेबलरी यूज़ की जाती है उसमें भी हमें डिफरेंस देखने को, चेंजेस देखने को मिलते हैं। मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। और जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं आज के टाइम पे और पहले के टाइम पे जो वर्ड्स यूज़ किए जाते थे उनमें भी उनके जो मीनिंग्स हैं उनमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं ओवर अ टाइम। ठीक है। टेक द टर्म हिंदुस्तान। अब हम हिंदुस्तान टर्म की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इज एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। अगर हम हिंदुस्तान टर्म की बात करें तो आज की डेट में हम इंडिया से उसे डिनोट करते हैं, मतलब हम जो हिंदुस्तान टर्म है वो पूरे इंडिया के लिए बोलते हैं, एक मॉडर्न नेशन स्टेट के लिए बोलते हैं। ठीक है। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी। लेकिन अगर हम 13th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था। जो हिंदुस्तान टर्म आज की डेट में हम इंडिया के लिए बोलते हैं उस टाइम पे ऐसा नहीं था। कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस के लिए ही हिंदुस्तान टर्म यूज़ की जाती थी। कौन कौन सी है ज़रा देखिए। बाय मिनाज सिराज, अ क्रॉनिकलर who wrote in Persian, he mean the area of Punjab, हरियाणा एंड लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। अब क्रॉनिकलर का मतलब समझो। जो क्रॉनिकलर वो होते हैं
जो चीज़ों को बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन लिखते हैं। जैसे कि ये वॉर अब हुआ है, जैसे पहले 1857 का वॉर हुआ, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बीच में जितने भी इवेंट्स हुए, जितने भी मोमेंट्स हुए, उनके बारे में एक प्रॉपर तरीके से क्रॉनिकलर तरीके से लिखना, उसे बोलते हैं क्रॉनिकलर। ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से चीज़ों को बनाना, लिखना, इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, तो जो क्रॉनिकलर थे वो कौन थे? मिन्हाज सिराज। 13th सेंचुरी में आए थे मिन्हाज सिराज क्रॉनिकलर। उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में जो थे वो डॉक्यूमेंट्स लिखे थे। अब उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उनमें उन्होंने जो पंजाब, हरियाणा और जो गंगा और यमुना के बीच का जो लैंड एरिया था ना, उसको जो है वो हिंदुस्तान टर्म से डिनोट किया था। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। जो मिन्हाज सिराज ने जो हिंदुस्तान टर्म है वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ की गई थी? पंजाब, हरियाणा और जो गंगा यमुना के बीच का जो लैंड एरिया था, उसके लिए जो है वो हिंदुस्तान टर्म यूज़ की थी। ही यूज्ड द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड दैट वे पार्ट ऑफ डोमिनियंस ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब जो दिल्ली सल्तनत में जितना भी एरिया आता था उसको हिंदुस्तान से डिनोट कर दिया। ठीक है, मिन्हाज सिराज ने जितना भी दिल्ली सल्तनत के अंडर जितना भी एरिया था, पार्ट था, लैंड एरिया था, उसको हिंदुस्तान टर्म से डिनोट कर दिया। द एरिया इंक्लूड्स इन द टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत बट द टर्म नेवर इंक्लूड्स साउथ इंडिया। लेकिन जैसे जैसे उनका जो दिल्ली सल्तनत का एरिया बढ़ता गया, तो जो ये टर्म है हिंदुस्तान टर्म भी उस जगहों के लिए यूज़ की जाने लगी जो लैंड एरिया जो है जो दिल्ली सल्तनत के अंडर आता चला गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो ये टर्म है हिंदुस्तान टर्म, ये साउथ इंडिया के लिए यूज़ नहीं की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि जो कौन सा एरिया है जो इंक्लूड नहीं किया था हिंदुस्तान टर्म में। ठीक है, मिन्हाज सिराज ने। तो ये आपको पता होना चाहिए कि साउथ इंडिया जो है वो इंक्लूड नहीं किया था। बाय कंट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी, अब यहाँ पर बाबर की एंट्री हो जाती है। बाबर ने लोधी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे उनको हरा के 16th सेंचुरी में बाबर आते हैं। उन्होंने जो है हिंदुस्तान टर्म है वो सब कॉन्टिनेंट में जो जोग्राफी एरिया है, फौना मीन्स होता है जो एनिमल्स हैं, और कल्चरल ऑफ द इनहैबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और जो डिफरेंट कल्चर के जो रहने वाले लोग थे उस सब कॉन्टिनेंट पे, उसके लिए ये जो टर्म है हिंदुस्तान टर्म जो है वो यूज़ की गई है। एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर, दिस वॉज समवट सिमिलर टू वॉट वे द 14th century the poet अमीर खुसरो used the term वर्ड हिंद। जो आमिर खुसरो जो थे वो 14th सेंचुरी में जैसे कि बाबर ने यूज़ किया है वैसे ही सेम टर्म उन्होंने भी यूज़ किया है हिंदुस्तान। किसके लिए? जोग्राफिकल जो एरिया है और फौना है, कल्चरल ऑफ द इनहैबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इनके लिए भी सेम उन्होंने अमीर खुसरो जी ने भी जो है हिंदुस्तान टर्म यूज़ की है। वाइल द आइडिया ऑफ जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया, अगर हम जोग्राफिकल की बात करें और कल्चरल एंटिटी की बात करें तो जो इंडिया है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग। लेकिन जो हिंदुस्तान जो टर्म है उस टाइम पे, मिडिएवल टाइम पे, जो ये हिंदुस्तान टर्म है वो पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग के साथ एसोसिएट नहीं करती थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ जोग्राफिकल
और कल्चरल एंटिटी के साथ ही एसोसिएटेड थी। ठीक है, वो जब टाइम के साथ अकॉर्डिंग टू टाइम चलता गया तो जो हिंदुस्तान टर्म है वो मॉडर्न उसके लिए यूज़ की जाने लगी थी, मॉडर्न टाइम पीरियड में भी यूज़ की जाने लगी थी पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग के साथ साथ। ठीक है, हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज़ बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। अगर हम हिस्टोरियंस की बात करें, अब उन्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में कलेक्ट करनी है, तो उनको थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम इतनी सारी लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें चीज़ों के बहुत सारे जो मीनिंग्स हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो हमें उनको सोच समझ के ढंग से अच्छे से उन्हें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये हिस्टोरियंस को बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए, टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इन सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर टर्म की बात करें, तो आज की डेट में जो है हम ये टर्म किसके लिए यूज़ करते हैं, जो इंडिया से बाहर रहने वाले जो लोग होते हैं, हम उनके लिए फॉरेनर टर्म यूज़ करते हैं। जो ये टर्म है यूज़ करते हैं। इन मिडिवल period, a foreigner was any stranger who appeared say in a given village, someone who was not a part of the society or culture। लेकिन अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में जो इंडिया से बाहर रहने वाले जो लोग हैं आज की डेट में, हम उनके लिए फॉरेनर जो टर्म है वो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम मिडिवल टाइम पीरियड की बात करें तो ये फॉरेनर टर्म जो यूज़ किया जाता था वो स्ट्रेंजर्स के लिए यूज़ किया जाता था। जो अलग अलग विलेजेस में जो लोग रहते थे उनके लिए ये जो टर्म है यूज़ किया जाता था। जो अलग सोसाइटी के लोग हैं, अलग कल्चर के लोग हैं, उनके लिए भी ये जो फॉरेनर टर्म है वो यूज़ की जाती थी। अब हम इन फॉरेनर वर्ड का अगर मीनिंग जानें तो हिंदी में इसको कहते हैं परदेसी, और अगर पर्शियन लैंग्वेज में देखें तो इसको कहते हैं अजनबी। इस वर्ड का जो मतलब है, मीनिंग है, वो है पर्शियन लैंग्वेज में अजनबी। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्ड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। जो सिटी ड्वेलर मतलब होता है रहने वाले लोग। जो सिटी में जो रहने वाले लोग थे और जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे वो क्या कह सकते हो, फॉरेनर थे। जैसे कि अगर आप सिटी में रहते हो, ठीक है, तो आपके लिए जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या होंगे, वो होंगे आपके लिए फॉरेनर। ठीक है, और जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो सिटी में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए वो होंगे फॉरेनर। ठीक है, तो ये जो टर्म है पहले के टाइम पे किस तरीके से यूज़ की जाती थी और आज के टाइम पे किस तरीके से यूज़ की जाती है वो आपको पता होना चाहिए, उनके मीनिंग। आपसे ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में भी कि पहले ये जो फॉरेनर टर्म है वो किसके लिए यूज़ की जाती थी। बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज, अगर हम दो पीजेंट की बात करें, अगर वो सेम विलेज में रहते हैं तो उनके लिए फॉरेनर टर्म यूज़ नहीं की जाएगी, चाहे वो डिफरेंट कल्चर के हों, डिफरेंट रिलीजियस के हों या कास्ट बैकग्राउंड के हों, डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड के हों। तो यहाँ पर जो है ये फॉरेनर टर्म यूज़ नहीं की जाएगी। तो आपने ये देखा कि हिंदुस्तान जो टर्म है वो किसके लिए यूज़ की गई और जो फॉरेनर टर्म है वो किसके लिए यूज़ की गई। तो आपको ये, आई होप ये जो मीनिंग है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, आपके लिए यूज़फुल हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है मेरे टॉपिक से रिलेटेड या मेरी वीडियोस में कोई भी आपको डाउट मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके डाउट्स ज़रूर लूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।